प्यारे बच्चों, आज हम गणित की कक्षा में अध्याय 3 पढ़ेंगे जो कि है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने से पहले बहुभुज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे कि बहुभुज क्या होता है। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना एक सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। मतलब जो लाइन सेगमेंट से घिरी हुई आकृति हो, जो क्लोज्ड हो, बंद हो, उसे बहुभुज कहते हैं। अब देखिए, जैसे वक्र जो बहुभुज है, इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण लिए हैं जो बताएगा कि जो वक्र बहुभुज है और जो वक्र बहुभुज नहीं है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुभुज किसे कहते हैं। जैसे इस वक्र पे कंसंट्रेट करो। ये वक्र 4 रेखाखंड या 4 लाइन सेगमेंट से बना है, 1, 2, 3 और 4, और ये चारों मिलके एक बंद वक्र बनाते हैं या एक क्लोज्ड सरफेस बना रहे हैं, क्लोज्ड कर्व। तो इसको जो है बहुभुज कहेंगे। इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4 साइड या 4 लाइन सेगमेंट है जो मिलकर के एक क्लोज्ड कर्व बना रहे हैं। तो ये भी बहुभुज का एग्जाम्पल है, और इसमें भी लाइन सेगमेंट आपस में मिलकर के एक क्लोज्ड कर्व बना रहे हैं। तो ये बहुभुज है। अब इसमें आइए कि ये बहुभुज कैसे नहीं है। तो इसमें लाइन सेगमेंट तो मिल रहे हैं लेकिन क्लोज्ड कर्व नहीं बन रहा है। जैसे ये एंड ओपन है तो ये एक बहुभुज नहीं है। इसमें भी ये एंड यहाँ पे ओपन है तो ये एक बहुभुज नहीं है। इसमें एंड तो ओपन नहीं है लेकिन एक क्लोज्ड कर्व नहीं बन रहा है, कई सारे इसमें ऐसे ऐसे करके बन रहे हैं। तो ये भी एक बहुभुज नहीं है। अब आइए कि विकर्ण, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है, विकर्ण या डायगोनल। इंग्लिश में इसको डायगोनल कहते हैं, हिंदी में विकर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। अर्थात ये एक आपका रेक्टेंगल या आयत का शेप है। इसके 2 आसन्न शीर्ष कौन से हैं? ये या ये जो बिल्कुल आसपास होते हैं, अगल बगल होते हैं, उनको आसन्न शीर्ष कहते हैं। जैसे ये इसका आसन्न शीर्ष है, ये आपस में आसन्न शीर्ष हैं, ये आपस में आसन्न शीर्ष हैं, और ये आपस में आसन्न शीर्ष हैं। तो अगर हम इसको नाम दे दें A, B, C, D, तो A जो है B और D का आसन्न शीर्ष है, B A और C का आसन्न शीर्ष है, C B और D का आसन्न शीर्ष है, और D A और C का आसन्न शीर्ष है। तो आसन्न शीर्षों को छोड़कर जिन 2 शीर्षों को जोड़ते हैं तो जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे विकर्ण कहते हैं। जैसे A का आसन्न शीर्ष B और D है, तो कौन सा शीर्ष ऐसा है जो A का आसन्न शीर्ष नहीं है? यानी सिर्फ C ऐसा है जो A का आसन्न शीर्ष नहीं है। यानी A को C से जो जोड़ेंगे हम, तो जो लाइन सेगमेंट या रेखाखंड प्राप्त होगा उसे विकर्ण कहते हैं। तो इस आयत में A और C विकर्ण है। इसी प्रकार B का आसन्न शीर्ष A है और C है। वह कौन सा शीर्ष है जो B का आसन्न शीर्ष नहीं है? वो सिर्फ D है। तो B और D को अगर हम जोड़ें तो जो रेखाखंड प्राप्त होगा उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो इस आयत में कौन कौन से विकर्ण हो गए? AC और BD। तो जो आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य 2 शीर्षों को जोड़ने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे विकर्ण कहते हैं। अब ये समझ लीजिए, ये एक वर्ग है, इसको भी नाम दे देते हैं ABCD। तो इसके आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य 2 शीर्षों को जो जोड़ा गया है तो उससे जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है वो है AC और BD। तो इस आकृति में AC और BD जो होंगे वो आपके विकर्ण या डायगोनल होंगे। बच्चों, अब हम भुजाओं की संख्या के आधार पर कैसे किसी बहुभुज का नामकरण किया जाता है और उसकी संभावित आकृति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि कोई बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजा है, तो 3 को डिनोट जो करते हैं वो 3 से भी कहते हैं,
और त्रि और भुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी आकृति। तो जिन बहुभुज में 3 भुजाएं होती हैं उन्हें त्रिभुज कहते हैं और उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। अब आइए कि अगर कोई बहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं हैं यानी चतुर्भुज, उसका नामकरण चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरी आकृति और उसकी आकृति इस प्रकार की हो जाएगी। उसी प्रकार अगर भुजाओं की संख्या 5 है तो उसे कहेंगे पंचभुज या 5 भुजाओं से घिरी आकृति और उसकी आकृति इस प्रकार की हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5। इसी प्रकार अगर कोई बहुभुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं तो उसका नाम हो जाएगा षटभुज और उसकी आकृति इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये तो 3 4 5 6। उसके बाद अगर आपको चाहिए जानना तो 7 भुजाओं से घिरी आकृति को सप्तभुज, 8 भुजाओं से घिरी आकृति को अष्टभुज, 9 से घिरी आकृति को नवभुज और 10 भुजाओं से घिरी आकृति को 10 भुज कहते हैं। बच्चों, अब हम बहुभुज के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुभुज का जो वर्गीकरण है वो एक से अधिक प्रकार से किया जा सकता है। एक प्रकार है जिसके आधार पे हम बहुभुज का वर्गीकरण करते हैं तो 2 भागों में करते हैं, जैसे उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज उसके कहते हैं जिसके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं आता। अर्थात यदि हम उन बहुभुज जिनके विकर्णों को खींचें और उसका कोई भी विकर्ण का भाग उस बहुभुज के बाहर ना जाए तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यह एक बहुभुज है, इसके विकर्ण हम खींचते हैं, ये और ये, इसके 2 विकर्ण होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं उसका कोई भी भाग इस बहुभुज के बाहर नहीं जा रहा है। अतः यह एक उदाहरण है उत्तल बहुभुज का। इसी प्रकार इस आकृति को देखें, इसके विकर्ण खींचने पर इसके विकर्ण का कोई भी भाग इस बहुभुज के बाहर नहीं जा रहा है, अतः यह भी एक उत्तल बहुभुज है। अब आइए अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। जिनके विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग में होते हैं उन्हें अवतल बहुभुज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं। अब हम इसको करके देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक आकृति है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए ये जो विकर्ण मिल रहा है वो इस बहुभुज के बाहर जा रहा है, यानी कि यह अवतल बहुभुज का उदाहरण है क्योंकि इसके विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग में उपस्थित है। इस आकृति को देखें, इस आकृति में ये और ये सम्मुख भुजाएं नहीं हैं। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जो विकर्ण प्राप्त हो रहा है वो उस बहुभुज के बाहर है, अतः यह भी एक अवतल बहुभुज का उदाहरण है। ठीक। अब एक और विधि है जिसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं बहुभुज का। तो उसके अंतर्गत भी बहुभुज 2 भागों में विभक्त होता है। पहला समबाहुभुज, दूसरा विषम बहुभुज। समबाहुभुज वो होते हैं जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण समान होते हैं, मतलब जो समभुज होती है और समकोणिक होती है। जैसे इस आकृति पे आइए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज है। इसके सभी साइड या भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण बराबर होते हैं जो कि 60 अंश के बराबर होते हैं। या वर्ग या स्क्वायर के एग्जाम्पल पे आइए, तो इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सारे कोण बराबर होते हैं जो कि 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है पेंटागन का। इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 भुजाएं बराबर हैं और 5 कोण बराबर हैं। तो इस प्रकार के बहुभुज को
सम बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं। अब आओ विषम बहुभुज पे, जिनकी सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं या सभी कोण समान नहीं होते हैं, या कुछ भुजाएं समान होती हैं पर सभी समान नहीं होती। उसी प्रकार कुछ कोण समान भी हो सकते हैं लेकिन सभी कोण समान नहीं होते हैं, तो उस प्रकार के बहुभुज को विषम बहुभुज कहते हैं। अब आप ये देखो, ये एक समकोण त्रिभुज का उदाहरण है जिसमें ये कोण 90 है और ये दोनों भी अलग हैं, यानी इसके तीनों कोण अलग अलग हो गए और भुजाएं भी अलग अलग हो गई। तो ये उदाहरण है विषम बहुभुज या इर्रेगुलर पॉलीगन का। इसी प्रकार इसके भी सभी कोण अलग अलग हैं, भुजाओं की साइज भी अलग अलग है, तो इस प्रकार के पॉलीगन को इर्रेगुलर पॉलीगन या विषम बहुभुज कहते हैं। अब हम कोण योग गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसी बहुभुज में उपस्थित सारे कोणों का योग क्या होता है, उसके लिए एक सूत्र दिया है जो कि है n-2 गुणे 180 डिग्री, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या जो बहुभुज में उपस्थित है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि n बराबर 3 है तो यहाँ हम रख देंगे 3 माइनस 2 यानी 1, यानी 180 डिग्री। और चूँकि 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है और त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार यदि चतुर्भुज है यानी n बराबर 4, तो यहाँ अगर हम 4 रखें तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। तो ये जो 360 डिग्री है वो चतुर्भुज में उपस्थित चारों कोणों के योग के बराबर है। इसी तरह यदि पंचभुज है तो n की जगह अगर हम 5 रख दें, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री, यानी पंचभुज में उपस्थित पाँचों कोणों का योग 540 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रकार षट्भुज में उपस्थित सभी कोणों का योग, सभी 6 कोणों का योग 720 डिग्री के बराबर है। अब हम अभ्यास 3.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसका 6वां प्रश्न है जिसमें एक चतुर्भुज दिया है और उसकी 3 भुजाओं का मान दिया है, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री, और चौथी भुजा का मान हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चतुर्भुज में उपस्थित चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब हमें इन सबको जोड़ देना है, तो देखते हैं क्या आता है। ये हमारा आएगा 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x का मान क्या हो जाएगा, 360 माइनस 300 यानी x का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अब एक और सवाल है जिसमें भी एक चतुर्भुज दिया है जिसकी 2 भुजाओं का मान दिया है, 2 कोणों का मान 70 डिग्री और 60 डिग्री, और तीसरे में ये बाह्य कोण का मान 90 डिग्री दिया है। चूँकि ये एक सरल रेखा है तो इसलिए ये पूरा कोण 180 होगा, अतः अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों को योग कर देना है और 360 से घटा देना है, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x बराबर, ये देखिए 4 भुजाओं से घिरी आकृति का 360 या 360 से इक्वेट कर देंगे, फिर हम x का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये
सवाल करने। अब हम इसी अभ्यास के अंतर्गत 7वें सवाल को देखेंगे। इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी 2 कोणों का मान दिया है, 30 डिग्री 90 डिग्री, और इसके बाह्य कोणों का योग हमें निकालना है। x, y, z का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कोण का मान निकालना होगा। तो इस कोण का मान, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इन 2 कोणों का योग मिलाकर के 120 हो गया, तो इस कोण का मान होगा 60 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एक x, y, z, चूंकि यह एक सरल रेखा है, अतः यह पूरा कोण 180 डिग्री होगा, और अगर ये 90 है तो x का मान भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब y पे, ये भी एक सरल रेखा है, इस कोण का मान 60 है, ये पूरा कोण 180 है, तो y का मान हो जाएगा 120 डिग्री। अब आओ z पे, z में ये कोण 30 है, ये पूरा कोण 180 है, तो इस कोण का मान आपका हो जाएगा 150। अब इन तीनों का योग यानी x, y, z के मान को, के योग के मान को हमें निकालना है, जो हम सिंपली ऐड करके निकाल लेंगे। तो इसका मान हो गया 360 डिग्री। तो इस प्रकार से सवालों को बड़े आसानी से हम हल कर सकते हैं। बस हमें कोण, योग, युगधर्म का ये छोटा सा सूत्र, जो कि n-2 × 180